आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर, फर्स्ट फेज़ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म पर सेकंड चैप्टर हम कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने ये समझा था कि इंडियन नेशनलिज्म इकोनॉमिक नेशनलिज्म है और इकोनॉमिक लेवल पर क्रिटिसिज्म शुरू हुआ ब्रिटिश पॉलिसीज़ का, और उसी का साथ में रिएक्शन में इंडिया में सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट शुरू हुआ। ये दोनों एक्टिविटीज़ एक साथ हो रही थी। इंग्लिश एजुकेशन स्प्रेड हो रही थी और बहुत सारे फैक्टर्स जो वेस्टर्न लिबरलिज्म के थे वो इंडियन कल्चर को ओवर इम्पोज कर रहे थे। कांग्रेस वाज बीइंग फाइंड आउट। कांग्रेस तो इस्टेब्लिश हो चुकी थी बॉम्बे के पहले अधिवेशन से, अपने सेशन से, और उसके बाद मद्रास में दूसरा सेशन जो हुआ उसकी बात भी हो चुकी है, जिसके दादा भाई नौरोजी प्रेसिडेंट बनाए गए थे। अब हम लोग ये समझते हैं कि जो इनिशियल नेशनलिस्ट हैं वो कौन लोग हैं, उनकी क्या पॉलिसीज़ हैं, वो क्या चाहते हैं और उनको कितनी सक्सेस मिली। ये हमारे इस चैप्टर का थीम है। तो जो इनिशियल नेशनलिस्ट हैं, काउंटिंग तो देवर हंड्रेड्स ऑफ लीडर्स, लेकिन जो मेजर लीडर्स हैं हम उनके नाम समझेंगे। तो मेजर लीडर्स हमारे कौन कौन से हैं? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, वेल नोन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, एस.एन. बनर्जी, आर.सी. दत्त, बदरुद्दीन तैयब जी, विमेश चंद्र बैनर्जी। अगर वेस्टर्न इंडिया के लीडर्स देखें तो गोपाल कृष्ण गोखले, दिनशा वाचा, फिरोज शाह मेहता, के.टी. तेलंग, साउथ में सुब्रमण्यम अय्यर, पी. आनंद चार्लू, आनंद मोहन बोस। बहुत लंबी लिस्ट है। ये सारे लोग लिबरल लीडर्स हैं। ये लास्ट वीडियो में डिस्कस भी हो चुका है कि कुछ एक ब्रिटिशर्स भी इस मूवमेंट में इन्वॉल्व थे, और ख़ासकर वेडरवर्न, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम और डफरिन का नाम लिया गया था। डफरिन 1887 में ही कांग्रेस के अपोज हो गए थे और उनकी ये सलाह थी कि कांग्रेस को सोशल रिफॉर्म्स करने चाहिए, पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं चलाना चाहिए। और जब कांग्रेस ने अपना पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं छोड़ा तो डफरिन ने इरिटेट होकर स्टेटमेंट दिया था कि कांग्रेस ये कुछ असंतुष्ट वकीलों का, विलेंस का संगठन है और ये अपने सिवा किसी को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, और ये कुछ ऐसे वकील हैं जो नाराज़ रहते हैं, बाकी ये किसी को रिप्रेजेंट करने वाले लोग नहीं हैं। तो वॉइसरॉय की ये जो कमेंट है ये दिखा रहा है कि कांग्रेस प्रो ब्रिटिश नहीं है। मॉडरेट्स क्यों हैं? आप ज़रा फ्रेंच रेवोल्यूशन से कंपैरिजन करिए। फ्रेंच रेवोल्यूशन हमें क्लास 7th में पढ़ाया जाता है, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से कंपेयर करिए। वहाँ पर दो पार्टीज़ थी, दो दल थे, ग्रिंडिस्ट एंड जैकोबियंस। तो दोनों ही समझ रहे थे कि लुई 16 की पॉलिसीज़ वो फ्रांस के लिए ठीक नहीं है, लेकिन दोनों की अप्रोच अलग अलग थी। ग्रिंडिस्ट में रोम्यारोला जैसे बड़े लोग थे, मैडम कामा, ये सारे लोग थे, और जैकोबियंस देवर रेवोल्यूशनरीज, वो तो हथियार के बल पर सब कुछ करना चाहते थे। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में जो लीडर्स हैं वो रास्ते नहीं जानते हैं, वो रास्ते उनको नहीं पता हैं कि कैसे हथियार उठाए जा सकते हैं या क्या चेंज हम इनके ला सकते हैं। उनकी सोच ये थी कि वेस्टर्न लिबरल थॉट इंडिया के लिए नुकसानदायक नहीं है। तो वो कोई कमज़ोर लोग नहीं थे कहीं से, उनका सिर्फ ये सोचना था कि जो वेस्टर्न लिबरल थॉट है, और वेस्टर्न लिबरल थॉट जब मैं कहता हूँ तो मेरा मतलब होता है जेम्स मिल का थॉट, जो खासकर लिबर्टी फ्रीडम के लिए, जॉन रॉल्स का थॉट जो जस्टिस के लिए है, तो और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फ्रीडम का जो आइडियल रखा गया है, ये वेस्टर्न लिबरल थॉट को रिप्रेजेंट करता है। और वेस्टर्न लिबरल थॉट इंडिया में 1835 के बाद से ही शुरू हो गया था, जब से विलियम बेंटिंग ने इंडिया में रिफॉर्म करने शुरू कर दिए थे। क्योंकि उसके पहले तो ओरिएंटलिस्ट एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी चल रही थी कि इंडिया में ओरिएंटलिस्ट लैंग्वेज पढ़ाई जाए, अरबिक, उर्दू, संस्कृत पढ़ाई जाए कि वेस्टर्न एजुकेशन दी जाए। फाइनली डिसाइड हुआ कि इंडिया में वेस्टर्न एजुकेशन दी जानी चाहिए। तो वेस्टर्न लिबरल थॉट
हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। सिर्फ इतना सा मानना था मॉडरेट्स का। ऐसा मिसकॉन्सेप्शन हमको नहीं रखना चाहिए कि मॉडरेट्स फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में नहीं जानते थे, या वो आने वाले रशियन रेवोल्यूशन के बारे में नहीं सोच पा रहे थे, या उनको मार्क्स के काम के बारे में या एंजल के वर्क के बारे में पता नहीं था, या रेवोल्यूशन क्या होता है और क्रांतियाँ क्या होती हैं। 19वीं सेंचुरी में तो पूरे यूरोप में क्रांतियाँ ही होती रही हैं। फ्रांस में 3 बार गणतंत्र बना है। तो वो इतने ज़्यादा अवेयर लोग थे कि उन्हें सब कुछ पता था, दुनिया के बारे में सब कुछ पता था। तो ये सब होते हुए भी वो कहीं से भी ऐसे लोग नहीं थे जो अपने कंफर्ट के लिए काम कर रहे थे, क्योंकि जब कोई काम नहीं कर रहा तब वो काम कर रहे थे। तो अपने कंफर्ट के लिए तो बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे वो। तो इसीलिए ऐसा सोचना कि मॉडरेट्स किसी तरह से कम पेट्रियाटिक लोग हैं, ऐसा गलत है। मॉडरेट्स वर इनफ पेट्रियाटिक, लेकिन उनकी ये सोच थी, वो इस बात को समझने में चूक कर गए कि जो ब्रिटिश इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं वो इंडियन इकोनॉमिक इंटरेस्ट से कोइंसाइड नहीं करते हैं, वो एक दूसरे के कॉन्ट्रा हैं। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ जो थी, ड्रेन ऑफ वेल्थ ऐसा माना गया, ऐसा सोचा गया कि ड्रेन ऑफ वेल्थ को रोक लिया जाएगा, लेकिन बात यह थी कि जितनी ड्रेन होगी उतना ही इंग्लैंड को फायदा होगा। ऐसी बात वो नहीं सोच पाए। उनका मानना था कि ब्रिटेन इतना लालच छोंक देगा, लेकिन ब्रिटेन ने ग्रीड नहीं छोड़ा अपना, बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। तो वो सिर्फ ये बात समझने में थोड़ा सा मिस्टेक कर गए जो इनिशियल नेशनलिस्ट थे, कि जो ब्रिटेन के जो भी इंटरेस्ट हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं और इंडियन इकोनॉमिक इंटरेस्ट, वो एक दूसरे से क्लैश कर रहे हैं। तो इस बात को न समझने की वजह से उनकी पॉलिसीज़ मॉडरेट्स थी। तो अब हम आते हैं कि उन्होंने क्या पॉलिसीज़ अडॉप्ट करी, वो क्या डिमांड करते थे। तो उनकी जो पॉलिसीज़ थी वो मॉडरेट पॉलिसीज़ थी, पॉइंट नंबर 1। और अब उनके जो बिलीफ थे उनकी हम बात कर चुके हैं, वो क्या डिमांड कर रहे थे ये समझना है। तो अब चूंकि वो वेस्टर्न लिबरल थॉट को इंडिया के लिए ठीक मानते हैं, तो वेस्टर्न फ्रेमवर्क में ही बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात करेंगे। अब कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स का क्या मतलब है? इंडिया में कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन वर्क कर रहा है? इंडिया में कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। इंडिया में ब्रिटेन में जैसी डेमोक्रेसी है वैसी ही डेमोक्रेसी इन फ्यूचर इंडिया में कभी आएगी, ऐसा सोच करके डेमोक्रेटिक टूल्स में इंडिया को ट्रेंड किया जा रहा था। इसके लिए एक छोटा सा काम किया गया कि वॉयसरॉय की काउंसिल को एक्सपैंड कर दिया गया। वॉयसरॉय अकेले काम नहीं करेगा, वॉयसरॉय के साथ कुछ लोग होंगे जिसमें कुछ इंडियंस भी होंगे, लेकिन उसमें जो क्लेवरनेस दिखाई गई वो ये कि वॉयसरॉय की काउंसिल में पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव नहीं ऐड किए जाते थे, उसमें ऐड किए जाते थे प्रिंसली स्टेट के किंग्स। और आपको मैं एक एग्जांपल दूं, ग्वालियर के महाराजा से पूछा गया था कि आपको इंग्लिश तो आती नहीं है, तो वॉयसरॉय की काउंसिल में बैठकर आप करते क्या? तो बोले हम वॉयसरॉय की तरफ देखते हैं, जब साहब हाथ उठाते हैं तो हम भी उठा देते हैं, जब वो गिराते हैं तो हम भी गिरा देते हैं। तो इस तरह के लोग, जो पपट लोग होते थे, वो वॉयसरॉय की काउंसिल में रखे जाते थे। क्या सुरेंद्रनाथ बनर्जी को या विमेश चंद्र बनर्जी को क्या वॉयसरॉय की काउंसिल में रखा जाएगा? नहीं। तो जो लोग एंटी ब्रिटिश बात करते थे, तो ये लोग शुरुआत से ही एंटी ब्रिटिश थे। ये लोग हम उनसे एंटी ब्रिटिश का मतलब ये है कि हम ये चाह रहे हैं कि आप वेस्टर्न लिबरल थॉट जो आपने इंग्लैंड में बना रखा है, जो अमेरिका ने आपसे ले लिया, वो आप हमको दे दीजिए। तो इसलिए जो इंग्लैंड हमको डेमोक्रेसी में ट्रेंड कर रहा था धीरे धीरे, ये उसी डेमोक्रेसी में फर्दर डिमांड्स कर रहे थे। तो पहली बात तो इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड थी, वो ये कह रहे थे कि इंडिया काउंसिल जो है उसको अबॉलिश किया जाए। इंडिया काउंसिल जो है, क्योंकि ये एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म जैसी बात है, इंडिया काउंसिल से रूल होने की जगह इंडिया से डायरेक्टली हमको रूल किया जाए। दूसरी बात वो ये कह रहे थे कि ये यूनिवर्सिटीज़ और चैम्बर्स जो जितने भी हैं, इनकी जो सीनेट होती है उसमें इंडियंस का परसेंटेज बढ़ाया जाए, क्योंकि जो वाइस चांसलर्स होते थे, बिकॉज एजुकेशन वॉज द मेजर टूल, तो ये इनका मानना था कि उसमें इंडियंस को ज़्यादा पार्टिसिपेशन दिया जाए। और साथ में 20वीं सेंचुरी जब स्टार्ट होने लगी उसके पहले ही उन्होंने स्वराज की डिमांड करना शुरू कर दिया। दादा भाई नौरोजी ने तो कांग्रेस के सेशन से पहली बार स्वराज की डिमांड भी कर दी। स्वराज का या स्वदेशी का आइडिया दादा भाई तो पहले ही आ चुका था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने तो स्वदेशी का मूवमेंट, आर्य समाज का मूवमेंट उसके 20 साल पहले ही शुरू कर दिया था, लेकिन एक कांग्रेस के ऑफिशियल जो बोर्ड है वहाँ से ये डिमांड दादा भाई नौरोजी ने सूरत के पहले ही ये रेस कर दी थी। तो इस तरीके से इनकी जो डिमांड थी वो ये थी कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल को रिफॉर्म किया जाए, हमारी म्यूनिसिपैलिटीज़ में को ज़्यादा पावर दी जाए, और साथ में वो कुछ किया जाए इंडिया में जो कुछ ब्रिटेन की पब्लिक के लिए हो रहा है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स इनकी थी। अब इकोनॉमिक डिमांड्स में आप सोचिए, आप 3 वीडियोस देख चुके होंगे पिछले। इकोनॉमिक डिमांड्स में क्या डिमांड करेंगे? हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं कि ब्रिटिश पॉलिसी का इम्पैक्ट एंटी पीजेंट था, प्रो जमींदार था, एंटी पुअर था। तो जो एक्सप्लॉइटेड है, मोस्ट एक्सप्लॉइटेड पर्सन है इंडिया के, उन्हीं के फेवर में तो बात करेंगे पॉलिटिशियंस। तो ये क्या कह रहे हैं कि आप लैंड रेवेन्यू रिड्यूस करिए। ये क्या कह रहे हैं, आपने जो
अनइवन टैरिफ लगा रखे हैं, यानी ब्रिटिश गुड्स पर टैरिफ लगा रखे हैं, वो अनइवननेस को ख़त्म करिए, इक्वलिटी ऑफ ट्रेड को लाइए। वो यही बात कह रहे हैं क्योंकि उनको पूरा बिलीफ है कि ये तो छोटा सा ग्रिड है, ये तो छोड़ सकते हैं ब्रिटेन के लोग, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ब्रिटेन की पार्लियामेंट ऐसा बिल पास करके इसको मान लेगी। वो साथ में क्या कह रहे हैं कि ऐसे लॉज बनाए जाएं, और उनको क्वीन के प्रोक्लेमेशन जो किया गया था उस पर बहुत यकीन था। क्वीन ने कहा था कि इंडिया में इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज डेवलप करी जाएंगी। इंडिजीनियस इंडस्ट्री केवल तभी डेवलप हो सकती है जब हमारे गुड्स को फॉरेन में बिकने के लिए सरकार प्रमोट करे, और सरकार तो उनको प्रमोट करने की जगह उनको सप्रेस कर रही है, उन पर हैवी ड्यूटी लगा रही है कि आप इसको बाहर बेचने जाओगे तो आपको बहुत टैक्स देना पड़ेगा, तो बाहर इतना महंगा सामान हमारा हैंडमेड खरीदेगा कौन? कोई नहीं खरीदेगा। तो इसलिए ये सारी जो डिमांड्स थी, जितने भी सप्रेस्ड क्लास थे, उन सप्रेस्ड क्लास के फेवर में डिमांड्स थी, जमींदार्स के फेवर में बिल्कुल भी डिमांड्स नहीं थी कि वो जो रिच लोगों के लिए कोई डिमांड नहीं कर रहे थे। इंडिया के जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर लोग थे, जो फेमीन से परेशान लोग थे, जैसे कि ये बहुत हैवी डिमांड थी कि एक फेमीन कमीशन अपॉइंट किया जाए, अकाल आयोग अपॉइंट किया जाता है, मैकडोनल्ड कमीशन अपॉइंट कर दिया गया था। ये बहुत हैवी डिमांड थी कि एक्सपेंडिचर कमीशन अपॉइंट किया जाए, क्या पता तो चले कि हमारा जो खर्चा हो रहा है वो कहाँ हो रहा है। तो आर्मी का जो एक्सपेंडिचर है वो थोड़ा रिड्यूस किया जाए, क्योंकि जो फॉरेन में वॉर्स लगे जाते हैं उसका इंडिया से क्या एडवांटेज, इंडिया को उसको कोई एडवांटेज नहीं मिलता इन रिटर्न। हमने अफगान वॉर आपने लगा, आपने जाकर रशिया में वॉर लगा, आप पूरे वर्ल्ड में जर्मनी में बिस्मार्क के अगेंस्ट एक अलायंस क्रिएट कर रहे हो। तो ये वो समय था जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन तैयार हो रही थी। जर्मनी में फ्रांस अगेंस्ट द जर्मनी फाइट कर रहा था, कोल्ड वॉर एक तरीके से, और ब्रिटेन वॉज विद फ्रांस और बिस्मार्क एंटी फ्रांस था। तो बिस्मार्क यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में विलियम कैसर के पहले सबसे बड़ा चैलेंज था ब्रिटेन के लिए, वो प्रिंस बिस्मार्क था जर्मनी का। तो नेपोलियन का टेरर खत्म हुआ इंग्लैंड के लिए और बिस्मार्क का टेरर शुरू हो गया। तो ये सारे में उनकी आर्मीज इन्वॉल्व थी, ये सारे में उनके ढेर सारे पैसे इन्वॉल्व थे। तो ये कहा जा रहा था कि हमको इसका क्या प्रोपोर्शनल रिटर्न है। हमारे आप जनरल एनलिस्टमेंट एक्ट से आप हमारे सैनिकों को वहाँ भेज रहे हैं, और हमारे सैनिक को कम सैलरी देकर भी वहाँ पर सोल्जर्स काम कर लेते हैं। तो इन सारी चीज़ों को किसी भी तरीके से समझ में नहीं आ रही थी इंडियंस को। तो इसीलिए ये सारी बातें हो रही थी कि आपके जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उस इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन से हमको जो लॉस हो रहा है उसको ठीक किया जाए। ये सारी डिमांड करी जा रही थी, और ऐसा नहीं है कि ये डिमांड मानी नहीं जा रही थी। इधर डिमांड करी गई, उधर वेलबाई कमीशन अपॉइंट कर दिया गया। वेलबाई कमीशन इसलिए कि जो है एक्सपेंडिचर की जांच होगी कि भाई कितना खर्चा हो रहा है इंडिया में, इरिगेशन पर खर्चा होना चाहिए, और जो बहुत ज़्यादा किसान हैं उनका कुछ माफ़ कर दीजिए, कुछ उनका टैक्स रेवेन्यू घटा दीजिए। तो फॉर द फेवर ऑफ द पुअर कांग्रेस कहीं से भी अपने इंटरेस्ट के लिए काम नहीं कर रही थी। बहुत सी बुक्स में ऐसा लिखते हैं कि फिरोज शाह मेहता बहुत रईस थे, शिमला में छुट्टियां मनाने जाते थे, 25 नौकरों की फ़ौज उनके पीछे चलती थी। वो सारी बातें ठीक है, ये सारे लोग एजुकेटेड मिडिल क्लास से आए थे। गोपाल कृष्ण गोखले हैं, फिरोज शाह मेहता हैं, ये सारे के सारे लोग एजुकेटेड मिडिल क्लास से आए थे, और अधिकतर प्रोफेसर्स थे जो जॉब छोड़ कर आए थे। कुछ सिविल सर्वेंट्स थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी सिविल सर्वेंट थे, फर्स्ट ICS थे इंडिया के, जिन्होंने ये जॉब छोड़ दी क्योंकि उन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट आवाज़ उठाई। उनको समझ नहीं आया कि इस तरह से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया गया, तो उनको जॉब पसंद नहीं आई, छोड़ दी उन्होंने। तो ढेर सारे लोगों ने ये वो लोग थे जो वेल एजुकेटेड लोग थे, टीचर्स थे, प्रोफेसर्स थे। तो इन लोगों ने अपने फेवर के लिए काम नहीं किया। इन्होंने पब्लिक, जो इंडिया के जो मोस्ट सप्रेस लोग थे, जो पीजेंट्स थे, उनकी डिमांड्स को ऊपर उठाया। हालांकि ये इनका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहा कि ये अपनी बातों को सिर्फ कांग्रेस के मंच से बोलते रहे और सरकार से कम्युनिकेट करते रहे। ये मास को अपने साथ नहीं लेकर आ पाए, मास मूवमेंट क्रिएट नहीं कर पाए। तो फर्स्ट फेज ऑफ अर्ली नेशनलिज्म में मास मूवमेंट नहीं क्रिएट हुआ। तो ये इकोनॉमिक डिमांड्स आपको समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड्स मांग कर रहे थे कि एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से बिल्कुल अलग करिए। अभी आइडिया जेम्स मिल से आया है, जॉन रॉल्स से आया है, ये आइडिया अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से आया है कि वहाँ पर एग्जीक्यूटिव जुडिशरी बिल्कुल अलग है। अभी तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है नहीं, तो फिर आइडिया कहाँ से आ रहा है कि एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से बिल्कुल अलग होना चाहिए। इसके पहले तो किंग जो होता था वो रिलीजियस हेड भी होता था, एग्जीक्यूटिव हेड भी होता था, चीफ जस्टिस ऑफ द इंडिया भी होता था, सभी कुछ तो होता था। वही तो लॉ है जो लुई 16 ने कहा था, हु इज द स्टेट, आई एम द स्टेट। तो बात ये अकबर ने नहीं बोली हु इज द स्टेट, आई एम द स्टेट, लेकिन मतलब तो अकबर का भी यही है। जो लुई 16 का मतलब है वही अकबर का मतलब है, वही जहांगीर का मतलब है, वही शाहजहां का मतलब है, वही चंद्रगुप्त मौर्य का मतलब है, सबका वही मतलब है। हु इज द स्टेट, ही इज आई। स्टेट कौन है, मैं ही हूं। राज्य कौन है, मैं राज्य हूं। तो जो बात लुई 16 ने खुलकर कह दी वो बाकी लोगों ने नहीं कही। लेकिन अब पहली बार ये कहा जा रहा है कि
एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से अलग किया जाए। और ये तो बिल्कुल मॉडर्न आइडिया है। आप अब जान रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अब ये बात कही गई है कि एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से अलग किया जाए, पार्लियामेंट और पार्लियामेंट जुडिशल जो जुडिशरी है वो जुडिशल रिव्यू कर सकती है और पार्लियामेंट जुडिशरी को सप्रेस करने के लिए कोई एक्ट बना सकती है। तो अब एक बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट किया गया है। तो ये सब डिमांड जो अब आपको दिख रहा है, ये सारी डिमांड लिबरल्स कर रहे थे, मॉडरेट्स कर रहे थे। इसके अलावा इनका बेसिक काम ये था कि ये जो मैकॉले की पॉलिसी थी, और मैकॉले की पॉलिसी के बाद सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच आया था 1853 में, और उसके बाद भी हर 20 साल में कमीशन अपॉइंट किए जाते थे। उसी में यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई, कैलकाटा यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी, उसी में रुड़की यूनिवर्सिटी बनाई गई जो अब IIT बन गई है। तो ये सारे के सारे और इन्हीं सब वजहों से पहली बार इंडिया में पहली मेडिकल ग्रेजुएट कादम्बिनी गांगुली आई और ये ICS वगैरह बनने शुरू हुए, और ढेर सारे लोग पढ़ लिख कर निकले, इतने सारे अखबार आ रहे हैं तो उन्हीं की वजह से आ रहे हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन जो पॉइंट था मॉडरेट्स का वो ये था कि ये सारी एजुकेशन जो है ये हायर मिडिल क्लास को दी जा रही है, ये पुअर लोगों तक नहीं पहुँच रही है। और ये तो इवन आज भी ये चीज़ एक टास्क बना हुआ है। तो ब्रिटिश पीरियड में तो ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा चैलेंज रहा होगा कि कैसे लोवेस्ट, भाई गांधी जी की क्या प्रॉब्लम थी। गांधी जी हर बार यही तो कहा करते थे कि अगर आपको कभी भी अभिमान महसूस हो कि आपने बहुत कुछ ज़िंदगी में कर लिया है, तो उस सबसे गरीब आदमी का चेहरा याद करिए जो आपने कभी देखा हो, और सोचिए कि आपके उस काम से उस गरीब आदमी के चेहरे पर क्या फ़र्क पड़ सकता है, आपका अभिमान तुरंत ख़त्म हो जाएगा। तो जो बात बार बार गांधी जी कहा करते थे वो क्या हाईलाइट करना चाहते हैं कि आपका पर्सनल आपने कुछ अचीवमेंट कर लिया होगा, लेकिन उससे इंडियन मासेस को कुछ एडवांटेज नहीं हो रहा है, क्योंकि इंडियन मासेस तो आज भी इन द हैंड ऑफ रेन गॉड्स। आज भी क्या कंडीशन हमारी ऐसी तो है, मानसून खराब होता है तो सरकार का बजट बिगड़ जाता है। तो आज से 100 साल पहले सोच लीजिए क्या कंडीशन रही होगी। यही सब बातें मॉडरेट्स डिमांड कर रहे थे कि फॉर द पुअर, फॉर द सेक ऑफ पुअर, महाजन किस तरह से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं किसानों को, तो जो महाजन जो ब्याज ले रहे हैं उनको कम किया जाए। तो इसको बहुत क्रिटिकल लेवल पर, और कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड उनकी क्या है, होम रूल हमको दिया जाए। कैसा दिया जाए, जैसा आयरलैंड में है। आयरलैंड का आइडिया क्यों आया, आयरलैंड का आइडिया इसलिए आया क्योंकि एनी बेसेंट अभी से कांग्रेस में है, और एनी बेसेंट आयरिश लेडी है, और एनी बेसेंट वहीं का रोल मॉडल लेकर चल रही हैं। और एनी बेसेंट यही कह रहे हैं कि आयरलैंड में तो आपने हमको होम रूल दे दिया, तो एनी बेसेंट भी वर्क कर रही हैं, और एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रेसिडेंट भी बनी हैं। तो एनी बेसेंट से बहुत सारा इंस्पिरेशन मिल रहा है कि जैसा आयरलैंड में होम रूल है वैसा ही हमको होम रूल मिल जाए। आप डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स अपने पास रखिए, हमको नहीं चाहिए, हमको केवल होम अफेयर्स हमको दे दीजिए, ऐसे डिमांड कर रहे हैं। क्योंकि उनको लग रहा है कि यहाँ तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी बड़ी हैं, अभी से हम ये कहें। और दूसरी बात, उनको एक ब्रिटिशर्स के होने का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी दिखाई पड़ रहा है कि पूरे इंडिया में एक कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, CPC CRPC पूरे इंडिया में एक है, हाई कोर्ट्स बनाए गए हैं। इसके पहले कभी हिंदुस्तान की हिस्ट्री में ऐसा हुआ है? बंगाल का कानून अलग है, मद्रास का कानून अलग है, सब जगह का कानून अलग है, इतनी सारी रियासतें हैं। तो उनको ये समझ में आ रहा है कि एक यूनिफॉर्म लॉ बनेगा पूरे इंडिया में, और यूनिफॉर्म लॉ से जो मासेज हैं, सप्रेस्ड मासेज हैं, उनको फ़ायदा होने वाला है। तो इसीलिए मॉडरेट्स अपने लिए काम नहीं कर रहे थे, या वो डरपोक लोग नहीं थे, या वो ऐसे लोग नहीं थे जिनको कुछ पता नहीं था, या जिनके अंदर पेट्रियोटिज्म की कोई कमी थी, या जिनको क्रिटिसाइज करना चाहिए। तिलक ने कहा है ना कि साल में 3 दिन मेघक की तरह टर्राते हैं और आप कांग्रेस का सेशन कर लेते हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन तिलक ये कहने की कंडीशन में इसलिए आ पाए क्योंकि मॉडरेट्स ने पहले से इतना सारा पॉलिटिकल बैकग्राउंड तैयार कर दिया था, नहीं तो उसके पहले था ही क्या। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे, सिविल लिबर्टीज़ की बात कर रहे थे। अब ये सिविल लिबर्टीज़ का पॉइंट कहाँ से आया? सिविल लिबर्टीज़ का पॉइंट ये आया कि ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के अगेंस्ट है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 में किस तरह से फ्रीडम ऑफ स्पीच को इतना ज़्यादा प्रमोट किया गया है कि अपनी बात को कहने का अधिकार सबको है। तो ये जो बातें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट की तरह शामिल करी गई हैं, ये सब बातें मॉडरेट्स बोल रहे थे। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, ये सारी की सारी बातें मॉडरेट्स बोल रहे थे। तो ये जितनी बातें मॉडरेट्स बोल रहे थे ये सिविल राइट्स की बातें हो रही थी। अब इनके मेथड्स क्या थे? इनके मेथड्स पर बहुत क्रिटिसिज्म होता है कि ये पिटीशन की बात करते थे, पेपर पर अर्जियां लिखकर अंग्रेज़ों को देते थे। तो अंग्रेज़ों को पेपर पर ही अर्जियां लिखकर दी जाएंगी क्योंकि उनकी तो आर्मी की पावर बहुत ज़्यादा है, हमारे पास कोई आर्मी तो है नहीं कि हम अंग्रेज़ों से फाइट कर पाएँ। तो इसीलिए उनको हम पटिशन्स देते थे और पटिशन्स दे करके उनसे कहते थे कि हमारी बात मानी जाए। अब आप कहेंगे पटिशन देने से फ़ायदा? पटिशन देने का सबसे बड़ा प्रूफ तो ये है कि इंडियन सिविल सर्विस का एग्ज़ाम इंडिया में होना शुरू हुआ, ये दादा भाई नौरोजी का अचीवमेंट है। दादा भाई नौरोजी ने हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रेशराइज
मोबिलाइज करके बिल पारित करवाया। भारत का आदमी इंग्लैंड में, इंग्लैंड के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से ये बिल पारित करवा ले भारत के फेवर में आज से 100 साल पहले, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो ये काम हुआ है कि जो आईसीएस का एग्जाम इंडिया में होने लगा, पहले तो इंग्लैंड में होता था, इंडिया में होने लगा, तो ये बात दादा भाई नौरोजी का अचीवमेंट है ये। या वेलबाई कमीशन अपॉइंट कर दिया गया, या पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर गोपाल कृष्ण गोखले को बना दिया गया, तो गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर ही तो पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया। तो पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जा रहा है, ये गोपाल कृष्ण गोखले को उस कमीशन का मेंबर बनाया जा रहा है, एक्सपेंडिचर कमीशन बनाया जा रहा है, और साथ में ये अंग्रेज अपनी जांच करवाने को तैयार हुए हैं कि आप हम जांच कर लीजिए कि हमारा पैसा कहाँ पर खर्च हो रहा है, कहाँ पर नहीं। मतलब उनको जवाबदेह बना रहे हैं। मॉडरेट्स का अचीवमेंट है कि वो ब्रिटिशर्स को जवाबदेह बना रहे हैं कि आप बताइए तो पैसा आप कहाँ खर्च करते हैं, हमारा जो बजट है, आपने जो बजट हमको दिया है उस बजट में कितना परसेंटेज आप हमारे लिए खर्च करते हैं। तो बहुत इकोनॉमिक नेशनलिज्म है वो बहुत डेप्थ में चल रहा था, और ये डिमांड कंटिन्यूसली करी जा रही थी ब्रिटिशर्स से कि आप हम इन चीज़ों को करिए। तो ये तो फर्स्ट सेट ऑफ मेथड है जो मैंने बताया। दूसरा, मॉडरेट्स के दिमाग में जो आइडिया था वो ये था कि इंडियन मासेस, अभी करोड़्स ऑफ मासेस ऐसी हैं जो इलिटरेट हैं, जिन्हें पॉलिटिक्स के बारे में कुछ नहीं मालूम है, तो पॉलिटिकल ट्रेनिंग उनको देने की ज़रूरत थी। हमारे नेशनल मूवमेंट ने, बहुत लोग कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ, अपने आप अंग्रेज चले गए। ये पॉलिटिकल ट्रेनिंग किसने दी है? कांग्रेस ने दी है इंडिया को। इतने सारे लोग पॉलिटिकली कॉन्शियस कैसे हुए हैं ये बताइए। करोड़ लोग जो आज इलेक्शन होता है तो करोड़ों लोग जाकर के वोटिंग करते हैं, इतनी एक जरा सी बात पर पूरे देश में हाहाकार मच जाता है। ये पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस आई कहाँ से? नेशनल मूवमेंट नहीं होता तो इंडिया यूनाइट होता, क्या पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस होती? तो बात ये है कि मॉडरेट्स के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि इंडिया में एक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस क्रिएट करी जाए, और इसका रास्ता उनके पास क्या था? सोशल मीडिया तो कुछ था नहीं, अखबार ही एक रास्ता था। कितना सर्कुलेशन हो सकता है अखबार का? और उस पर भी अंग्रेजों के कानून लगे हुए हैं, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लगा हुआ है, रोकने के कानून लगा हुआ, किस लैंग्वेज में छापेंगे, क्या लिख दिया आपने, सारी बातें। तो मॉडरेट्स दो काम कर रहे थे। एक तो जो भी हमको कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स दिए जा रहे थे उनको यूज़ कर रहे थे ब्रिटिश पॉलिसीज़ को एक्सपोज करने के लिए, और न्यूज़पेपर ही उनका हथियार था। इसीलिए आप देखिए जितने भी नेशनलिस्ट लीडर हैं सबके पास एक न्यूज़पेपर है। ऐसा कोई नेशनलिस्ट लीडर नहीं है जिसके पास अपना न्यूज़पेपर ना हो। और दादा भाई नौरोजी तो इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने हुए थे। उन्होंने जाकर के कांग्रेस की जो ब्रिटेन की जो शाखा है, जो ब्रांच है, वो इस्टेब्लिश करी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन वो पहले बना चुके थे। तो एजुकेशन उनके दिमाग में बहुत बड़ी बात थी। ये खुद एजुकेशनलिस्ट लोग थे, और साथ में उनके दिमाग में ये था कि एजुकेशन के लिए वर्क करना है, क्योंकि एजुकेट करेंगे मासेस को तो ही मासेस मूवमेंट में आएंगे। ये बात ठीक है, उनको सक्सेस नहीं मिली, सक्सेस बाद में मिली तिलक को, जब शिवाजी महोत्सव और ये गणपति महोत्सव मनाया जाने लगा तो मासेस पब्लिक जमीन पर भीड़ आई। लेकिन इसका जो ये एकदम से नहीं हो गया, इसका बैकग्राउंड पहले से तैयार हो रहा था। ये गिनती 72 से शुरू हुई थी और फिर करोड़ तक पहुंच गई। तो 72 कांग्रेस के मेंबर्स में बात कर रहा हूं जो पहले अधिवेशन में गए थे। तो ये सारे मेथड्स अडॉप्ट किए गए। इसके अलावा अब इनका अचीवमेंट क्या है? तो अचीवमेंट मैं एक तरीके से आपको बता चुका हूं कि पब्लिक सर्विस कमीशन का अपॉइंटमेंट किया गया। कितनी बड़ी बात है कि पहले लिटन तैयार नहीं है, एज कम कर रहा है, और 10 साल के अंदर हमने उसको रिवर्स करा लिया। हमने बिल्कुल तैयार कर लिया, बिना किसी मूवमेंट के, एक भी बिना गोली चलाए हुए हमने अंग्रेजों को तैयार कर लिया कि आप सिविल सर्विसेज के सारे एग्जाम इंडिया में कराइए। हमने इसके पहले कोई तैयार नहीं, और 1871 में दादा भाई नौरोजी की पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये वो वहाँ की पार्लियामेंट में, वहाँ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के सामने, ग्लैडस्टोन के सामने अपनी पूरी थीसिस पढ़ते हैं। ब्रिटेन की पूरी पार्लियामेंट इस बात को सुनती है, सोचिए जरा इस बात को, पूरी पार्लियामेंट इस बात को सुनती है, उसको एक्सेप्ट करती है, उसको बाकायदा पार्लियामेंट के जो प्रोसीडिंग्स है उसमें शामिल किया जाता है। फिर उस ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को इंडिया में इंप्लीमेंट कराने के लिए हमने वेलबाई कमीशन अपॉइंट करा लिया कि आप अपनी जांच करिए कि पैसा हमारा जो ड्रेन हो रहा है वो कितना ड्रेन हो रहा है, कहां जा रहा है, क्यों जा रहा है, नहीं जाना चाहिए, इसको रोकिए। और अंग्रेजों के पास कोई जवाब नहीं था, वो कह रहे थे जी बिल्कुल रोकेंगे, और नहीं रोकना होता तो मिंटो मॉडल रिफॉर्म्स क्यों लाते? मिंटो मॉडल रिफॉर्म्स गोपाल कृष्ण गोखले के अचीवमेंट से आए हैं। गोपाल कृष्ण गोखले बहुत बड़े लीडर हैं, और गोपाल कृष्ण गोखले की जब डेथ हुई है, गोपाल कृष्ण गोखले का एक और बहुत बड़ा काम है, गांधी जी को इंडिया में आने के लिए मनाने वाले वही है, परसुएट करने वाले वही हैं, और गांधी जी के मेंटर कहे जाते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने पॉलिटिक्स सीखी है दादा भाई नौरोजी से, और दादा भाई नौरोजी तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया है, वो तो सेल्फ मेड मैन है, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले ने दादा भाई नौरोजी सीखा है, और वो खुद भी बहुत टावरिंग पर्सनालिटी थे, लेकिन
उनको ट्रेनिंग दादा भाई नौरोजी ने दी है। और गांधी जी को इंडिया में आने के लिए प्रमोट करने वाले, मनाने वाले एक तरीके से, गांधी जी तो आने के लिए तैयार ही नहीं थे, आने के लिए काम गोपाल कृष्ण गोखले ने किया है। तो बेसिकली ये सारे अचीवमेंट हैं। और 1892 का जो इंडियन काउंसिल्स एक्ट आया है, जिसमें वॉइसरॉय की काउंसिल को एक्सपेंड किया गया है, जो प्रोविंसेस में जो इंडियंस को जो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने का जो मौका दिया गया है, वो सारी चीज़ें एक्सपेंडिचर कमीशन की मैं बात कर चुका हूं। वो सारी की सारी चीज़ें अचीवमेंट्स हैं अर्ली नेशनलिस्ट का। अब अर्ली नेशनलिस्ट का क्रिटिसिज्म बहुत किया जाता है कि ये लोग खाली पिटिशंस देते थे और भाषण देते थे। इतनी सारी बातों से आपको समझ में आ गया होगा कि ये लोग खाली पिटिशंस नहीं देते थे और भाषण नहीं देते थे, क्योंकि भाषण देने से वेलबाई कमीशन नहीं अपॉइंट होगा, ना ही भाषण देने से इंडिया में एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आएंगे, ना ही वायसरॉय काउंसिल का विस्तार होगा, ना ही हाई कोर्ट्स का एक्ट आएगा, और ना ही एग्जीक्यूटिव व जुडिशरी से अलग किया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला भाषण देने से। फेमिन कमीशन मतलब इकोनॉमिक लेवल पर रिफॉर्म्स हुए हैं, इसलिए आप उन्हें अगर सुपरफिशियल तरीके से देखेंगे तो आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे कि ब्रिटिशर्स को कितना प्रेशराइज उन्होंने कर दिया था कि आपको ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी मॉरल ड्यूटी है। और ब्रिटिशर्स के पास कोई रास्ता नहीं था। इसके पहले लिटन तैयार नहीं है फ्रीडम ऑफ प्रेस देने के लिए, और इसके बाद उनको मजबूर कर दिया गया कि आप फ्रीडम ऑफ प्रेस दीजिए। बाकायदा प्रेस एक्ट आने लगे और प्रेस की फ्रीडम के लिए ब्रिटिश सरकार को लॉ बनाने पड़े, और वो यहाँ पर सब इंप्लीमेंट हुए। तो ये सारी बातें हुई। इसके बाद महादेव गोविंद रानडे के बारे में कहा जाता है, जैसे मैंने कहा कि बहुत नौकरों की फौज उनके साथ थी। तो रानडे जो हैं ये दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के फाउंडर हैं नंबर 1, और एनजी चंद्रावरकर के साथ मिलकर के, गोपाल कृष्ण गोखले के साथ मिलकर के दक्कन में इन्होंने एजुकेशन के लिए बहुत सारा वर्क किया है। और इनका बेसिकली काम ये था कि ऐसे नेशनलिस्ट लीडर तैयार करना जो नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर सकें। तो ये डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी का काम था। हालांकि इसमें मेजर रोल जो था वो गोखले का था। अब ब्रिटिशर्स का एटीट्यूड क्या था, मैंने एक लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि ब्रिटिशर्स जो थे वो शुरुआत में सेफ्टी वॉल्व चाहते थे, लेकिन सेफ्टी वॉल्व जब बना नहीं तो उन्होंने कहा कि आप सोशल मूवमेंट में कन्वर्ट हो जाइए, पॉलिटिक्स मत करिए। जब पॉलिटिक्स उन्होंने करनी छोड़ी नहीं तो डफरिन ने ये बात कह दी कि ये तो वकीलों का संगठन है और ये कुछ वायलेंट लोगों का और विलेंस का संगठन है। तो कांग्रेस बहुत जल्दी मास पब्लिक की रिप्रेजेंटेटिव बन गई, और ये कहीं से भी वकीलों का संगठन या ऐसा कुछ चुनिंदा लोगों का, मुट्ठी भर लोगों का संगठन नहीं था। अब हम लोगों को डिटेल में समझना है कि दादा भाई नौरोजी का अचीवमेंट क्या था, क्योंकि ऐसा हमको चैप्टर में इस तरह से ही कोर्स दिया गया है कि दादा भाई नौरोजी ने क्या किया। तो मैं सारी बातें डिस्कस कर चुका हूँ ज़्यादातर। तो दादा भाई नौरोजी का जो बर्थ है वो 4 सितंबर 1825, और पारसी थे। ये ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के फाउंडर थे और ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। ये सारी बात हो चुकी है। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया की किताब है। पहले ये मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे और बाद में रिज़ाइन करके ये लंदन चले गए। लंदन में जा कर के इन्होंने जो है बहुत सारे वर्क किए। वहाँ पर से लौट करके ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में इलेक्ट हुए और इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स को ट्रेनिंग देने का काम करते रहे। स्वदेशी स्वराज ये सब चीज़ें जो ये कांग्रेस के मन से आने वाली, और कांग्रेस की जो स्प्लिट हुई है वो रुक गई दादा भाई नौरोजी की वजह से 1 साल के लिए, क्योंकि इंडिया में ऐसा कोई लीडर नहीं था जो दादा भाई नौरोजी को रेस्पेक्ट ना करता हो। तो ये सारी बातें हैं। और कांग्रेस के 3 बार प्रेसिडेंट रहे, 1886 में, 1893 में और 1905 में, तो 6 में। तो कुल मिलाकर के ये दादा भाई नौरोजी का रोल है। उन्होंने इंडियन जो इविल्स थे उसको एक्सपोज किया अपनी बुक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, और ड्रेन ऑफ वेल्थ के थ्योरी जो है वर्ल्ड फेमस बनाई। CY चिंतामणि ने उनके बारे में कहा है कि गैलेक्सी ऑफ लीडर्स हैं, लेकिन उसमें दादा भाई नौरोजी के बराबर कोई नहीं है। तो CY चिंतामणि खुद एक बहुत बड़े लीडर हैं, जिनके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे ना। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में हमको समझना है। जैसे मैंने कहा कि ये गांधी जी के मेंटर हैं, और जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वो गोपाल कृष्ण गोखले के का अचीवमेंट है, अपॉइंटमेंट होना। एक्सपेंडिचर कमीशन और रेवेन्यू पर इनकी बड़ी स्ट्रांग होल्ड था। इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री के, और इनका बहुत स्ट्रांग होल्ड था। और ब्रिटिश हाउस में मतलब जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाई गई थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में गोखले के बजट भाषण बहुत फेमस थे। तो गोखले बजट पर जब भाषण देते थे तो वो अखबारों में छपता था, और अंग्रेज़ों की जो भी पॉलिसीज़ थी वो गोखले के प्रेशर में कुछ ना कुछ हमको इंडियंस को मिलता था। तो गोखले का सबसे बड़ा अचीवमेंट तो मिंटो मॉलर रिफॉर्म्स है। इंडिया में मिंटो मॉलर रिफॉर्म्स आ ही नहीं सकता था अगर गोखले ने इतना ज़्यादा उसके लिए वर्क न किया होता। तो 1909 में ये बात सही है कि गोखले ने कभी भी इसलिए डिमांड नहीं किया था कि आप मुस्लिम्स को अलग रिप्रेजेंटेशन दें, वो तो अंग्रेज़ों को डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी। लेकिन मिंटो मॉलर रिफॉर्म्स आया क्यों? मिंटो मॉलर रिफॉर्म्स इसीलिए आया कि गोखले का प्रेशर था।
तो कुल मिलाकर के अभी तो गांधी जी रोल में है नहीं, कहीं सीन में है नहीं, तो गोखले के प्रेशर की वजह से इंडिया में मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स आया। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, जैसे मैंने कहा कि गोखले बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस में थे रानडे के, और गोखले ने जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाई उसका बेसिकली काम ये था, ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन था, इसका बेसिकली काम ये था कि इंडिया में ऐसे लीडर्स तैयार करना जो सेल्फलेस सर्विस करें। तो ये बात हो गई। और इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जैसे मैंने कहा गोखले के बजट भाषण बहुत फेमस थे, तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर भी चुने गए, वायसराय काउंसिल के मेंबर भी रहे। तो गोखले ने एडमिनिस्ट्रेशन में रहकर, पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होकर के अपनी लाइफ में जब तक ये रहे, अपनी बिल्कुल जब अपनी पॉपुलरिटी के पीक पर थे तब इनकी डेथ हुई है। तो ये गोपाल कृष्ण गोखले का अचीवमेंट, और गांधी जी के मेंटर थे, ये बात हम लोग कर चुके हैं। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी ICS ऑफिसर थे, लेकिन इनको ये जॉब पसंद नहीं आई, ये जॉब उन्होंने क्विट कर दी, रेशियल एटीट्यूड इनको समझ नहीं आया। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इसके बाद इंडियन एसोसिएशन बनाई, ये बात बहुत डिटेल में हो चुकी है। और बनर्जी ने जो ICS का एग्ज़ाम इंडिया में कराने के लिए जो मूवमेंट चलाया वो बहुत स्ट्रांग था। आगे जाकर के हम लोग समझेंगे, बंगाल जो पार्टीशन है उसमें बनर्जी का रोल बहुत स्ट्रांग है, और उसमें पार्टिसिपेशन किया। लेकिन जो पेपर हैं, न्यूज़पेपर हैं, और बंगाल में खासकर जो एक प्रकार की अवेयरनेस जगाने का काम है वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया है। तो इस तरह से इनके पॉलिटिकल आइडियाज़ तो आप जानते ही हैं कि क्या थे। इनको रैशनलिज्म बिल्कुल पसंद नहीं था, लाइसेंस एक्ट के अगेंस्ट थे, वर्नाकुलर प्रसाद के अगेंस्ट थे, और लिटन की पॉलिसीज़ के बहुत ज़बरदस्त विरोधी थे। बाद में लिटन से भी ज़्यादा एग्रेसिव पॉलिसीज़ कर्जन की आई तो बनर्जी ने और ज़्यादा विरोध किया। तो बेसिकली बनर्जी की जो काम थे वो ब्रिटिश वायसरॉयज़ के अगेंस्ट थे, ब्रिटिश लिटन और कर्जन। और रिपन के समय में इन्होंने थोड़ा सा लिबरल एटीट्यूड अपनाया, लेकिन रिपन की पॉलिसीज़ इंडिया में अडॉप्ट नहीं करी गई, इसलिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बाद में जो बंगाल मूवमेंट था वो उसमें अपना पार्टिसिपेशन किया। तो बेसिकली ये सारा हमने पढ़ा कि जो अर्ली नेशनलिस्ट थे वो अर्ली नेशनलिस्ट किस तरह से, उनके क्या आइडियाज़ थे, क्या अचीवमेंट्स थे, और उनके मेथड्स क्या थे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो क्वेश्चन आंसर इसमें पूछे जाएंगे उसकी बात करते हैं।